हाय एवरीवन, होप यू आर वेल। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास फ्रिक्शन के अंदर, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक सरफेस गिवन है। तो ये सरफेस गिवन है हमारे पास, और यहाँ पर इस सरफेस के अगेंस्ट एक रॉड रखा हुआ है। इस सरफेस के अगेंस्ट यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज एंड ए, this is end A of the rod and this is end B of the rod, and it is given that ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इट इज 4 मीटर, ओके। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर, and it is given that the mass of rod is 30 kilogram. तो और हमारे पास दिया हुआ है this surface is rough and the coefficient of friction for this coefficient of static friction for this surface is 0.2, and this surface is smooth. This surface is smooth, so it means that there will be no force of friction on this surface. This surface will offer no force of friction to the rod. Okay. तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हमें बताया है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P। तो यहाँ पे एक फोर्स P लगा हुआ है, तो डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ P to prevent the movement of rod. To prevent the rod from sliding, determine the minimum value of P to prevent the rod from sliding. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में करना है। तो यार यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की एफबीडी बनाएंगे, और एफबीडी के बाद अब इसके अंदर अच्छा यहाँ पे देखो फोर्स P, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स P में डिटरमाइन करना है, सो दैट दिस रॉड डज नॉट स्लाइड डाउन। तो इट मींस दैट जो हमारे पास ये रॉड है ना, इट इज इन इक्विलिब्रियम, ओके। तो इसके बाद हम इसकी रॉड की एफबीडी बनाएंगे। उस एफबीडी के अंदर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इस P की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस रॉड की एफबीडी बनाएंगे। ये हमारे पास रॉड है, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो सबसे पहले यार यहाँ पे देखो रॉड इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस, तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आएगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आएगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल N1। और यहाँ पे देखो ये जो एंड ए ना रॉड का, दिस इज इन कांटेक्ट विद दिस सरफेस, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा इन दिस डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल दिस इज N2, ओके। तो यहाँ पे और एक फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स P। यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स P। और इसके बाद ये वाली जो सरफेस है ना, दिस सरफेस इज स्मूथ, तो इसका मतलब ये वाली सरफेस, इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगा। लेकिन ये वाली सरफेस, ये गिवन है कि दिस इज रफ, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया 0.2, तो इसलिए यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो जब ये रॉड मूव करेगी ना, तो दिस एंड विल स्लाइड डाउनवर्ड्स,
तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अंदर आएगा ना, दैट विल बी अपवर्ड्स। तो यहाँ पे आएगा अपवर्ड्स आएगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज एफ एफ। ठीक है, तो और इस रॉड का हमारे पास मास गिवन है, मास हमारे पास गिवन है 30 किलोग्राम। तो इसका कोई वेट होगा, तो दैट वेट विल बी एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड that will act at the center of the rod, and that is given by W. So these are all the forces, these are all the external forces acting on the rod. Okay, तो इसके बाद देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। हमारे पास रॉड की लेंथ नहीं है, तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर, we can apply Pythagoras theorem here to determine the value of this side. The value of this side, that is AB will be under root of 4 square plus 3 square, and AB will be 5 meter. Okay, the length of this rod will be 5 meter. Length of this rod will be 5 meter. That is W will be 2.5 meter. W will be 2.5 meter from here. Okay, so तो यहाँ पे देखो, if we will take this angle theta, अगर हम इस एंगल को थीटा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज थीटा, और ये थीटा हमें यहाँ से आएगा, थीटा हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला साइड भी है, दिस इज 5 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 4 मीटर। तो हम इसके अंदर थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसके अंदर जितने भी हमारे पास अननोन्स है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके वो सारे अननोन्स हमारे पास आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे इन एक्स डायरेक्शन, देन वी विल अप्लाई इन वाई डायरेक्शन। उसके बाद हम मोमेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अप्लाई करेंगे, तो देखो यार, हॉरिजॉन्टल के अंदर हमारे पास दो फोर्स है, वन इज फोर्स P एंड वन इज फोर्स N2। तो स्टैटिक फोर्स इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। मेरे पास एक फोर्स P है, फोर्स P, and for example I will take this direction positive, so P will be positive minus N2 is equal to 0. N2 will be negative because it is acting in the opposite direction to this direction. Okay, so this will be equation first. Okay, so second condition, sum of forces acting in the y direction is equal to 0. तो y डायरेक्शन के अंदर हमारे पास एक फोर्स है, दो फोर्स है, तीन फोर्स है। तो फॉर एग्जांपल आई विल टेक अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, तो मेरे पास आएगा एक N1। दिस फोर्स इज आल्सो एक्टिंग अपवर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो दिस विल बी आल्सो पॉजिटिव प्लस FF। तो और एक फोर्स है, दिस इज W, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, दैट विल बी माइनस W इज इक्वल टू 0, and this will be equation number second. Okay, तो इसके बाद और एक इक्वेशन हमारे पास, दैट इज मोमेंट इक्वेशन। तो मोमेंट इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे भी अप्लाई, इस रॉड के ऊपर जहाँ पे भी हम मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे ना, तो दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो सिग्मा m at every point of this rod will be 0 because whole rod is in static equilibrium. तो static equilibrium कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट इज sum of moments at point B. While applying here at point B, sum of moments at point B is equal to 0. Okay. तो यहाँ पे देखो moment because of N1 and moment because of force P will be 0 because line of action of these two forces
is lying on the point about which we are calculating the moment. ठीक है, तो इनकी वजह से जो मोमेंट होगा जीरो होगा, तो यहाँ पे जो मोमेंट होगा that will because of W, that will because of FF, and that will be because of N2. ओके, तो यहाँ पे देखो मोमेंट बिकॉज ऑफ W, मोमेंट बिकॉज ऑफ W. This is the line of action of force W. This is the line of action of force W, and this is the perpendicular distance. And this is the perpendicular distance. This is the perpendicular distance between W and point about which you are calculating the moment. और ये perpendicular distance होगी हमारे पास 2.5 cos theta, 2.5 cos theta, 2.5 cos theta. So this will be, for example, we are taking clockwise moments. We are taking clockwise moment is positive. We are taking clockwise moment is positive. We are taking clockwise moment is positive. That means the moment because of W will be, the moment because of W will be W multiplied by 2.5 cos theta. Okay, and moment because of N2, that will be anti-clockwise, so that will be minus N2 multiplied by perpendicular distance. This is the line of action of N2, this is the line of action of N2, and this is the perpendicular distance. This is the perpendicular distance between N2 and point B, and that is 3 meter. That is 3 meter. Okay, so then we have force FF. This is the line of action of force of friction. This is the line of action of force of friction. This is the line of action of force of friction, and it is at the distance. It is at the distance of 4 meter from point B. So the moment because of force of friction will be the moment, and this will be anti-clockwise, so it will be negative. The moment because of force of friction will be minus FF multiplied by 4 meter. FF multiplied by 4 meter is equal to 0. This will be equation number 3rd. So see here, how many unknowns we have? We have 1 unknown, 2 unknowns, 3 unknowns, 4 unknowns. So in these 3 equations we have 4 unknowns, but we have only 3 equations. So 4 unknowns, 3 equations. So we cannot solve this problem because unknowns are more than the equations we have available. But we have one condition here. यहाँ पे देखो ये जो रॉड है ना, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, और ये रॉड इक्विलिब्रियम है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. ये जो फोर्स P यहाँ पे लग रहा है ना, इसकी वजह से ये रॉड रुका हुआ है. जैसे ही हम इस P को हटाएंगे तो ये रॉड यहाँ से नीचे आएगा. तो इसका मतलब this rod is on the verge of moving down. This rod is on the verge of moving down. तो इसलिए यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ना, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना, that will be maximum force of static friction. तो maximum force of static friction we know. Maximum force of static friction we know. Maximum force of static friction we know. It is mu multiplied by n. तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, that is n2. तो mu हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. Mu is given as 0.2, so we can write n2 is equal to ff divided by mu. We can write n2 is equal to force of friction divided by mu. और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशंस के अंदर. In place of n2 we will substitute ff divided by mu. In place of n2 we have to substitute ff multiplied by mu. Okay, now we have only 3 unknowns. This is 1 unknown, this is 1 unknown, this is 2 unknown,
and this is 3 unknown. So we have 3 unknowns and we have 3 equations, so we can easily find out the value of every unknown and we can easily find out the value of p. So this is how to solve this problem. Hope you have understood this problem. Hope you have understood the solution. Thank you very much.